अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। तो बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने जा रहे हैं। जी हाँ बेटा, हम एनवायरमेंटल पोल्यूशंस की बात करते हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में हमने अभी तक एयर पोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और इसको आप रिपीटेडली देखो, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। प्लस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम एमसीक्यूज लाएंगे तो वहां पे भी आपको नेक्स्ट रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमेशा जुड़े रहो अपने शाहिद सर के साथ। और हाँ बेटा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। प्लस जितना हो सके उतना ज्यादा मेरे जो वीडियोस है, लेक्चर्स है, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, एंड कमेंट जो कि आप नहीं करते हो। ठीक है, तो एनीवेज आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। और हाँ बेटा, और एक बात, अगर आप मेरे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड यूनिट नंबर 2। तो वी हैव कंप्लीटेड ओनली 1 यूनिट। और अगर आप चाहते हो कि आप भी हमारे पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट माई नंबर, एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज, यस इट इज 7780817302। ठीक है बेटा, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और यू कैन राइट सुपरवाइजर पोस्ट, सो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो चले बेटा बिना देर किए, आज हमारा जो टॉपिक है व्हाट इज टुडेज टॉपिक एग्जैक्टली, यू कैन सी। तो चले बेटा, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत जूम कर लो और स्क्रीनशॉट उठाओ बेटा। ठीक है, उठाया? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पोल्यूशन में आपको कहा, अगर आप किसी अनडिजायरेबल चीज को ऐड करते हो या अनडिजायरेबल चीज ऐड करते हो या अनडिजायरेबल चीज डिलीट करते हो फ्रॉम द नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, अर्थ, व्हाटएवर, तो एनी अनडिजायरेबल कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कंपोनेंट की बात करूं, चाहे आप अनडिजायरेबली किसी को चीज को ऐड करते हो या अनडिजायरेबली आप किसी चीज को निकालते हो, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट होता है। तो अगर हम यहां पे वाटर की बात करेंगे, देखो सिंपल एंड टू द पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा चीज वाटर में डाला तो वाटर की जो नॉर्मल कंपोजिशन है ना, वाटर का जो नॉर्मल कंपोजिशन है, जो आप पानी पीते हो, नॉर्मली जो हम पानी पीते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर कोई अननेसेसरली डिजायरेबल चीज पानी में ऐड हो गया तो नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ वाटर को क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा। अगर नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ वाटर बिगड़ जाएगा तो अगर यही पानी अगर हम पिएंगे, एनिमल्स पिएंगे, जो एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको भी बहुत मतलब बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को यार वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो वाटर पोल्यूशन इज नथिंग बट व्हेन यू ऐड समथिंग दैट इज अनडिजायरेबल, समथिंग दैट इज अनफिट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। अब आप देखते हो हम कितना एग्रीकल्चर, हमारे घर में कितना वेस्ट निकलता है, हम इसको पानी में फेंक देते हैं या किसी और जगह फेंक देते हैं, तो जिसकी वजह से ये बाय एनी मीन्स वाटर तक आ जाता है। तो वाटर तक जब ये आ जाता है तो वहां पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सीवेज, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड यूज, फर्टिलाइजर्स यूज, तो कितनी सारी चीजें हम इस सॉइल में डालते हैं, वो जो पानी के सॉइल में होता है तो फिर ये लास्टली पानी में चला जाता है, एंड इट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द प्लांट लाइफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यही सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अक्सर वाटर पोल्यूशन को लेकर अगर कोई एग्जाम में कोई चीजें आती है ना, वो है जो मिनरल से जो कुछ एलिमेंट्स है ना, तो जो कंपाउंड्स है जो पानी में जाते हैं, तो वो कौन कौन से डिजीजेस क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम आपके साथ बात करेंगे, और वही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन इज यूट्रोफिकेशन, हम बात करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की हम बात करेंगे। आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? तो यही चीजें वाटर पोल्यूशन में आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है, जो मैंने आपको कहा है बिल्कुल वही है। देखो बेटा, पहला पॉइंट देखो, वाटर पोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सबस्टेंसेस,
like sewage, alga, soluble salts, and many other minerals, metals, etc. that is present in the water. यही फॉरेन सबस्टेंसेस जो वाटर के कंपोजिशन को बिगाड़ देते हैं उनको हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। जैसे मैंने एयर पोल्यूटेंट्स की बात की, इसी तरह वाटर पोल्यूटेंट्स। सो वाटर पोल्यूटेंट्स ये वो सबस्टेंसेस है, ये वो फॉरेन पार्टिकल्स है जो वाटर के कंपोजिशन को बिगाड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूटेंट्स। आई होप बेटा यू आर रियली गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या है वाटर पोल्यूशन? सर वाटर पोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सबस्टेंसेस लाइक सीवेज, alga, soluble salts, minerals, atoms, etc. that is present in the water and it disturbs the equilibrium of the water. यानी it disturbs the normal composition of the water. That is called as water pollution. आई बात समझ में बेटा? बहुत सिंपल है, आसान है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन सम पार्ट ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, ड्रिंकिंग वाटर इज contaminated by impurities of, yes, this is very important, there are some metals like arsenic is there, fluorides are there, uranium is there, cadmium is there, mercury is there. So there are so many impurities of these metals जो वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। समझ आ गया बेटा? सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर पोल्यूटेंट्स बिकॉज इसकी वजह से वाटर के अंदर चेंजेस आती है, जो वाटर का केमिकल कंपोजिशन होता है वो बिगड़ जाता है, जिनकी वजह से प्रेजेंस ऑफ दीज वाटर पोल्यूटेंट्स। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। तो इन चीजों का नाम याद रखेंगे, आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, कैडमियम, मर्करी, इवन नाइट्रेट्स। वेरी गुड। तो ये जब पानी में चला जाता है ना, ये वाटर को कंटेमिनेट करता है और ये ड्रिंकिंग के लायक नहीं रहता है। समझ आ गया? और अगर हमने ये पिया तो हमारे अंदर बहुत सारे डिजीज होने का खतरा होता है। तो वही चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नॉट ओनली दिस, कुछ पैथोजेन्स माय डियर, कुछ पैथोजेन्स लाइक बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक लीवर्स, ग्रॉस एटसेट्रा, एंड केमिकल पोल्यूटेंट्स लाइक मेटल्स फ्रॉम, वेरी गुड, इंडस्ट्रियल wastes, पेट्रोलियम आर द मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स। तो यहां पे मैंने सारी चीजें जो बात की है ना यहां पे, तो ये सारे एग्जांपल्स है वाटर पोल्यूटेंट्स की। तो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वाटर पोल्यूटेंट, तो आपको देखना है कौन नहीं है, या ऐसे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर पोल्यूटेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से पहला स्लाइड जो है आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। तो दिस इज वाटर पोल्यूशन। अब चलते हैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ना। यहां पे थोड़ा बहुत हम और एक, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, ये आप मान के चलो ये है यहां पे इन वाटर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। अगर मैं वाटर की बात करूं, इन वाटर सम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स की बात करोगे ना, वो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश की बात करेंगे ना, तो दे डू नॉट टेक डायरेक्टली एयर, दे डू नॉट डायरेक्टली टेक ऑक्सीजन, दे टेक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। देखो सम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट for a healthy aquatic life. For healthy aquatic life, optimum value of DO, dissolved oxygen, क्या होना चाहिए? It should be in between 5 to 6 ppm. ठीक है, एक मिनट। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मोल, पार्ट्स पर मोल। ठीक है, तो सिंपल आपको याद रखना है सर, DO डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो ऑप्टिमम वैल्यू है ना फॉर एक्वेटिक लाइफ, वो क्या रेंज करता है 5 से लेकर 6। अगर यही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बिलो 5 होगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिलो 5 अगर होगा, द ग्रोथ ऑफ फिशेस इज इनहिबिटेड, तो ये कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ फिशेस इनहिबिट, ये कम हो जाएगा। कब?
अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बिलो 5 pm होगा ppm। ये कैसे हो सकता है? जब हम गार्बेज, सीवेज, पेट्रोलियम, ऑयल जैसी चीजें पानी में डालेंगे तो ऊपर का लेयर जो है ना ये बंद हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। तो ऑक्सीजन की लेवल जाहिर सी बात है वो डिसॉल्व वाटर के साथ नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की जो डिमांड है ना वो कम पड़ेगी एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो जब ऑक्सीजन डिमांड कम होगा तो जाहिर सी बात है फिशेस जो इनसाइड वाटर है वो दे विल डाई, एंड दिस इज द रीजन कि ये इनहिबिट होगा। यू गॉट माई पॉइंट। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? देखो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स to decompose the organic matter present in 1 liter of water. Sample while chemical oxygen demand, ये हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये वो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं वाटर में, वो कितना इसको डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को जो प्रेजेंट होता है 1 लीटर ऑफ वाटर में। एंड सैंपल विद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD, ये बेटा याद रखेंगे, कभी कभी एब्रिवेशन भी आ सकता है। BOD का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द पोल्यूटेंट्स इन वाटर सैंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर में पोल्यूटेंट्स है। देखो, अगर माइक्रोब्स ऑक्सीजन लेंगे ना, माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, अगर वो कंज्यूम कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल डिमांड। अगर वाटर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है ना वाटर में, वो कितना कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन को, दैट इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। Chemical oxygen demand refers to the total amount of oxygen consumed by pollutants in the water sample. Got my point? अब ये जो biological oxygen demand है, इसकी फार्मूला क्या है? Amount of oxygen required divided by volume of water in sample. Water sample में यानी per liter। तो इस इक्वेशन को बेटा आप याद रखेंगे। सर क्या है biological oxygen demand? कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म है चाहे वो पोल्यूटेंट है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर ने पर लीटर में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है पर लीटर। तो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहां पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर मैं क्लीन वाटर की बात करूंगा, क्लीन वाटर, ये जो BOD है ना, इट मस्ट बी लेस देन 5 ppm। ओ वेरी गुड, इट मस्ट बी लेस देन। फॉर क्लीन वाटर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज लेस देन 5 ppm। वाइल फॉर हाईली पोल्यूटेड, अगर हाईली पोल्यूटेड वाटर होगा, इसका वैल्यू है 17 से ज्यादा, 17 ppm और मोर। तो क्या याद रखा? अगर मैं क्लीन वाटर की बात करूंगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आने का चांस होता है। क्लीन वाटर के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेस देन 5 ppm है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पोल्यूटेड की बात करूंगा ना, इट इज मोर देन 17 ppm, ये याद रखेंगे। गंगा एक्शन प्लान मशहूर है। गंगा एक्शन प्लान was an ambitious plan launched in 1985 to reduce the pollution level in the river। ये क्वेश्चन आता है, ये गंगा एक्शन प्लान जो है, is it related to water pollution, is it related to air pollution, is it related to soil pollution? It is related with what? It is related with water pollution। ये कब लॉन्च हुआ? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था गंगा एक्शन प्लान का, कि हम किस तरह से पोल्यूशन लेवल रिवर्स में कम करें। जो रिलीजियस गैदरिंग्स वहां पे होती थी तो उनकी वजह से काफी ज्यादा पोल्यूटेंट्स पानी में चले जाते थे, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज्यादा सफर हुई थी। तो आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। 1985 आप याद रखेंगे, और याद रखेंगे गंगा एक्शन प्लान जो है, ये प्लान किसके लिए था? टू रिड्यूस द पोल्यूटेंट लेवल इन वाटर, सो इट इज वाटर पोल्यूशन। समझ आ गई बेटा? यहां तक समझ आ गई? ये सारी चीजें आप डिटेल में याद रखेंगे, ठीक है। और आप क्या करोगे? जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। यस माय डियर, ओके डियर। चलिए अब ये हो गया। अब यहां पे देखो इफेक्ट्स।
मैं ज्यादा इसमें नहीं बताऊंगा इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में, टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है। सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ूंगा लेकिन कौन सा चीज आपको याद रखना है वो हम बताएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट इज डन। यहां पे अगर हम मरकरी की बात करेंगे, मरकरी से एक डिजीज होती है जिसका नाम है मिनीमाता। मिनीमाता मशहूर है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो डिजीज है ना, ये कहां सबसे पहले ऑरिजिनेट हुई थी? ये ऑरिजिनेट हुई थी जापान में। ये क्या है बेसिकली मिनीमाता? देखो, इट मे हैव टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन nervous, digestive and immune system and on lungs, kidneys, skin and eyes. It is a threat in the development of child in utero and early in life. A significant example of mercury exposure affecting public health occurred. ये कब हुआ था? Occurred in Minamata. ये मिनीमाता एक जापान में जगह है। कहां से कहां? 1932 to 1968, where factory producing acetic acid discharged waste liquid to Minamata Bay. The discharge include high concentration of methyl mercury. तो इससे क्या हुआ, जो समंदर में जो मछलियां थी तो उन्होंने इस मरकरी जैसी, मरकरी जो क्या है, मिथाइल मरकरी, वो एक्यूमुलेट हुआ उनमें। तो वही लोग जब ये खाते थे तो बहुत सारी डिजीज के शिकार हो गए, लाइक नर्वस, डाइजेस्टिव एंड इम्यून सिस्टम जैसी बीमारियां लगी। तो इसको मिनीमाटा डिजीज क्यों कहते हैं? बिकॉज जापान में एक जगह का नाम था मिनीमाटा, और मिनीमाटा में बहुत सारी इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज प्रोडक्शन जो होता था, वो डिस्चार्ज सारी चीजें वो किसमें, वो पानी में चला जाता था। तो जिसकी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है सफर हुई, और एक्वाटिक लाइफ पे वो ज्यादा डिपेंडेंट थे, जब वही वो मछलियां जो फिशेस खाते थे, तो जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हुई। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनीमाटा। तो याद रखेंगे, मिनीमाटा मशहूर है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया एक। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गया। नंबर नेक्स्ट, इसी तरह मरकरी को लेकर इसी तरह नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हो, कैडमियम है। नंबर नेक्स्ट इज कैडमियम। और कैडमियम की अगर हम बात करेंगे, आपको एक डिजीज याद रखनी है, इटाई इटाई, ये याद रखना है, इटाई इटाई। क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, राइट, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझना इटाई इटाई डिजीज क्या है जब कैडमियम हम एक्यूमुलेट करेंगे। देखो, इटाई इटाई डिजीज क्या है सर? ये नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, मस्कुलर क्रैम्प, सैलिवेशन, सेंसरी डिस्टर्बेंस, लिवर इंजरी, कन्वल्जन्स, शॉक एंड रिनल फेलियर जैसी बीमारियां। तो इसका नाम है इटाई इटाई। सो इट वाज द नेम गिवन टू द मास कैडमियम पॉइजनिंग ऑफ टोयामा प्रीफेक्चर। यह भी जापान में ही हुआ था। कब? 1912। इटाई इटाई आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा है आर्सेनिक। आर्सेनिक अगर एक्यूमुलेट हुआ, इसको बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अगर कोई चीज आपके बॉडी में फिर एक्यूमुलेट हुआ, उसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजेस देखने को मिलेगी, थी ना, डिजीज वगैरह, बायोमैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। द इमीडिएट सिम्टम्स ऑफ एक्वायर्ड arsenic poisoning include vomiting, abdominal pain, diarrhea, arsenic exposure, and it is linked with very खतरनाक disease है, that is blackfoot disease। ये blackfoot disease क्या है? It is actually related with blood vessels leading gangrene। गैंग्रीन का मतलब है जब सेल्स ना डेड पड़ जाते हैं, स्वेलिंग होने के बाद जब वो डेड पड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं गैंग्रीन। तो ब्लैक फुट डिजीज जो है, आपको याद रखना है, ब्लैक फुट डिजीज, इट इज रिलेटेड विद द आर्सेनिक। तो मरकरी मिनीमाटा आपको पता है, कैडमियम इटाई इटाई, कैडमियम इटाई इटाई है, आर्सेनिक ब्लैक फुट डिजीज, आर्सेनिक ब्लैक फुट डिजीज। उम्मीद करता हूं कि ये वाला स्लाइड भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इज नाइट्रेट। नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन सॉइल एंटर आवर बॉडी, वाटर बॉडी, तो एंड दे कॉज अ डिजीज। चूंकि ये नाइट्रेट्स जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं, blood, hemoglobin of blood, right, and the disease that they produce is called methemoglobin anemia. Methemoglobin anemia is also called as blue baby syndrome। तो
तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एंड अनदर इज बेटा फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या करता है? इंजेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ फ्लोराइड मोस्ट कॉमनली इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज फ्लोरिसिस। यस माय डियर, इट कैन कॉज फ्लोरिसिस विच अफेक्ट द टीथ एंड बोन। फ्लोरिसिस का क्या मतलब है? इट अफेक्ट्स टीथ एंड बोन। तो ये सारे जो मैंने एलिमेंट्स यहां पे बताए, नाइट्रेट, फ्लोराइड एटसेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, isn't it? Another is, आप देख सकते हो बेटा, another important process that's very important so far as water pollution is concerned, it is eutrophication. देखो यूट्रोफिकेशन क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। यूट्रोफिकेशन जो है इज द प्रोसेस इन विच अ वाटर बॉडी बिकम्स ओवरली एनरिचड विद न्यूट्रिएंट्स। हम गार्बेज कितना प्रोड्यूस करते हैं घर में, उसमें जो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सब्जी है, सारा सब्जी आप कंज्यूम नहीं करते हो, थोड़ा जो वेस्ट बच जाता है आप वो डस्टबिन में फेंकते हो। डस्टबिन के बाद वो डायरेक्टली उनका जो है ना रास्ता, डायरेक्शन, वो कहां? पानी की ओर होता है। तो पानी में क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा है, तो अगर हम पानी में चला जाएगा ना, वो ऊपर लेयर में बैठेगा, तो पानी के ऊपर एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा, enriched with nutrients, ठीक है, लीडिंग टू प्लेंटिफुल ग्रोथ ऑफ सिंपल प्लांट लाइफ। ओके, उनको कहते हैं एल्गल ब्लूम, राइट। तो द एक्सेसिव ग्रोथ को कहते हैं ब्लूम ऑफ एल्गा एंड प्लैंक्टन इन ए वाटर बॉडी आर इंडिकेटर्स ऑफ दिस प्रोसेस। यूट्रोफिकेशन जो है इज कंसिडर्ड टू बी सीरियस एनवायरमेंटल कंसर्न सिंस it often results in the deterioration of water quality and the depletion of dissolved oxygen. अब जाहिर सी बात है, अगर आप पानी का लेयर है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन आराम से चला जाएगा वाटर में, ऑक्सीजन विल गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स आ गए, अगर गार्बेज आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, उनमें अननेसेसरी ग्रोथ हो गई, तो ऑक्सीजन की लेवल कम पड़ेगी ना। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम पड़ेगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ना वो कम पड़ेगा। आर यू रियली गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे क्या होगा, अंदर बैठे जो एक्वाटिक लाइफ है वो सफर हो जाएगी। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। तो यहां पे देखो, डिप्लीशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज। तो यूट्रोफिकेशन, वाटर कैन इवेंचुअली बिकम डेड जोन्स। तो ये डेड जोन्स बन जाते हैं दैट आर इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ। तो अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है उस लाइफ को वो सपोर्ट नहीं करेगी, बिकॉज वहां पे क्लियर कट बैरियर बन जाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। व्हाई? बिकॉज देयर इज एल्गल ब्लूम, देयर इज हाई प्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई जो है ना वो कट ऑफ हो जाएगा एंड विद द रिजल्ट ये डेड जोन बन जाता है। तो आई होप बेटा ये यूट्रोफिकेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे, देखो ये वाला यहां पे ये पानी है, ये वाला पानी है, तो इसके अंदर एक एल्गा ग्रोथ है। इसके पानी के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ है ना वो डिक्लाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। आई होप बेटा जो भी मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर किए हैं काफी अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा, और जो पॉइंट्स मैंने लिखे उनको आप हाईलाइट करो, उतना ही आपको दिमाग में रखना है। सो बाय दिस वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड बाय दिस वन मोर पार्ट फ्रॉम योर साइंस पोर्शन इज कंप्लीट। नाउ वी हैव ओनली 2 portions लेफ्ट। वन इज द इम्यूनोलॉजी, इसमें 2 लेक्चर्स लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे, प्लस वैक्सीनेशन के ऊपर 1 या 2 लेक्चर्स भी लगेंगे। तो जस्ट इंशाल्लाह बिफोर रमजान आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर साइंस पोर्शन, प्लस हम आहिस्ता धीरे धीरे आपको MCQ सीरीज लाएंगे, आपको कनेक्टेड रखेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके बेटा, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।